नमस्ते, वेलकम टू जीनियस आर्क। तो 4 महीनों का इंतज़ार ख़त्म हुआ लोगों का, जो कि सीआईएल का इंतज़ार कर रहे थे। सीआईएल बोले तो कोल इंडिया। तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है कि इतने सारे जो वीडियो मैंने बनाया है प्रीवियस वाला, लगभग सब पे बस यही कमेंट था कि सीआईएल का रिज़ल्ट कब आएगा और एनटीपीसी का रिज़ल्ट कब आएगा। तो भाई सीआईएल का रिज़ल्ट तो आ गया आज, यानी कि 11 अप्रैल, जो कि जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये आप तक पहुँचेगा 12 अप्रैल को। तो आज रिज़ल्ट आ चुका है सीआईएल का। यूँ बोले तो फर्स्ट फेज का आया है, या ये बोले कि फर्स्ट लिस्ट आया है सीआईएल का। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जनरली अभी तक जो हुआ है कि सीआईएल 3 से 4 या मे बी 6 लिस्ट तक भी निकालती है। तो पहले ही मैं बता देता हूँ कि जिनका इसमें नहीं हुआ है, घबराने की बात नहीं है। अभी बहुत सारे लिस्ट आने वाले हैं इसका। प्रीवियस डेटा के हिसाब से अगर ना आए तो दुर्भाग्य है। चलिए बात करते हैं इसमें हम कि पहला हम देखेंगे कि एक देखेंगे रिपोर्टिंग टाइम कब है, ये जरूरी है। लोकेशन क्या होगा, कटअप क्या गया है, और डॉक्यूमेंट की रिक्वायर क्या क्या है, आपको क्या क्या तैयार करके जाना होगा जब आप रिपोर्ट करने जाओगे तो अपनी लोकेशन पे। तो इतनी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबा हो तो हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो बाकी की चीज़ें हैं, जैसे कि सेकंड लिस्ट वगैरह के बारे में, हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखो, इसमें ऐसा हुआ है, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि जब सीआईएल आया था, उस समय पर किसी के पास श्योरिटी नहीं था जॉब का, कि उसका कहीं होगा या ना होगा, एनटीपीसी कितना आएगी वैकेंसी, ये सब कुछ पता नहीं था। तो भाई देखो, पैनिक में कोई भी फील करेगा ही करेगा। तो इसमें जो रैंकर हैं, रैंकर बोले थे बिलो 100 वाले, वो भी फिल किए हैं फॉर्म को। मैं रिजल्ट जब डिस्कस करूंगा तब वो बताऊंगा कैसे मैं बोल रहा हूँ कि रैंकर फॉर्म फिल किए हैं। तो जब उनके पास श्योरिटी नहीं था तो वो भी फॉर्म फिल किए हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जो हायर रैंक वाले हैं उनका ही होगा, क्योंकि इसमें इंटरव्यू तो है नहीं। तो जो थोड़ा पीछे रैंक वाले हैं वो ज़्यादा परेशान नहीं हो, क्योंकि देखो ये सब तो ज़्यादा ज्वाइन करेंगे नहीं। ऑब्वियस सी बात है, यार सीआईएल में हायर रैंक वाले क्यों ज्वाइन करेंगे। तो सारी सीट खाली जाएगी और अगली लिस्ट में जिनका नहीं हुआ है उनका होगा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इनमें कि जिनको पता है कि मेरा इधर कंफर्म है, जैसे कि मान लो आईयूसीएल में किसी का कंफर्म हो गया हो, फिर भी वो भरेगा, सीआईएल भी भरेगा, एनटीपीसी भी भरेगा, नालको भी भरेगा, सब भरेगा, क्योंकि उसको दिखाना है कि मुझे 6 या 7 पीयूसी में हो गया है। और उसका वो राइट भी है यार, तो उसमें तुम कुछ कर नहीं सकते हो। बस अगर इथिक्स है तो लोग जो नहीं फील करते हैं, कोई कोई, ये सब बात इथिक्स का है कि अगर तुम्हारे पास है तो तुम नहीं करोगे, और नहीं है तो तुम करोगे ही। चलो ज़्यादा बकवास हो गया, शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं माइनिंग से। तो पहले कुछ बात नोटिस करो कि रिपोर्टिंग डेट क्या है, 25 अप्रैल, टाइम है 10 बजे। और किसको करना है, तो जनरल मैनेजर को करना है। तो ये सब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस रिपोर्टिंग टाइम देख लेना। और कहाँ कहाँ रिपोर्ट करना है, प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग तुम्हारा यहाँ दिया हुआ है। ये देखो, ये सारा प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग है। और इसका सबका जो फुल फॉर्म है वो नीचे सबसे लास्ट में दिया हुआ है। तो तुम एक बार चेक कर लेना कि तुम्हारा लोकेशन कहाँ है, ठीक है। सबका अलग अलग, क्योंकि सबका अलग अलग है, इसलिए मैं बता नहीं सकता। इतना बोलूँगा तो पता चला कि हो गया। तो तुम देख लेना कहाँ रिपोर्टिंग है, वहीं जाना। और मतलब यार ऑब्वियस सी बात है, जगह अलग जगह जाओगे तो फिर तुम एक बार लिस्ट से बाहर हो जाओगे फिर से, और एक बार लिस्ट से बाहर हो गए मतलब तुम दोबारा कंसिडर नहीं किए जाओगे। कट ऑफ की बात करूँ
अनरिजर्व का 603, ये स्कोर है। आउट ऑफ कितने में? 1000 में। ठीक है, तो ये स्कोर की बात कर रहा हूँ, रैंक वैंक नहीं है। ओबीसी एनसीएल 479, जनरल गया है 603, एससी 356, एसटी 307 और ईडब्ल्यूएस 473। तो मेरे हिसाब से माइनिंग में बहुत लोगों का हो गया होगा, क्योंकि ये काफ़ी बढ़िया करके हो गया है। अगर जिनका नहीं हुआ है वो अपना रैंक और स्कोर देखो, क्योंकि ये स्कोर ले रही है सीआईएल, रैंक और स्कोर बताया नीचे। मैं फिर उसके में कुछ सजेशन देना चाहूँगा तो दे पाऊँगा, अदरवाइज तो ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं दूसरे ब्रांच का, सिविल का। 28 अप्रैल है रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग टाइम सबका सेम 10 बजे। लोकेशन तुम्हें पता है नीचे, देख लेना लोकेशन। अब कटअप की बात करें तो ये देखो, सिविल का कटअप 829, ओबीसी 780, ईडब्ल्यूएस 798, SC/ST 692, 681, पीडब्ल्यूडी, ये सब मतलब बहुत कम गया है, कोई बात नहीं, नंबर भी बहुत कम होते हैं। तो मैं तुम्हें बात करूँ तो यार 829 पे कितना, लगभग 82 नंबर के आसपास कटअप गया है अनरिजर्व का। ओबीसी का लगभग 78 से 79 नंबर कटअप गया होगा। इसी तरह ईडब्ल्यूएस का भी गया होगा लगभग वहीं 80 के आसपास, 79 से 80 के आसपास ईडब्ल्यूएस का गया होगा। तो देखो कितना हाई कटअप गया है, और क्यों गया है तो तुम्हें मैं बता दिया कि रीज़न क्या है। सबने अप्लाई किया था क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी नहीं था जॉब का। ठीक, वैसे ही बात करें इलेक्ट्रिकल का, तो इनका भी रिपोर्टिंग डेट 30 अप्रैल, और रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे। तो अपना रिपोर्टिंग डेट देना वेरी कर रहा है, 25, 28, 30, 3 हो गए डेट। ठीक है, और लोकेशन यहाँ से तुम कंफर्म कर सकते हो अपना, कहाँ कहाँ दिया है तुम्हें, बढ़िया से देखना लोकेशन भाई। उसके बाद कटअप देखते हैं, तो देखो 714, 639 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 630, ये काफ़ी हाई होता है इलेक्ट्रिकल में। नॉट लाइक मैकेनिकल एंड सिविल, इतना काफ़ी हाई होता है। वैसे मैकेनिकल भी 2022 से 24 तक काफ़ी डिफ़िकल्ट पेपर बना था, 2025 में थोड़ा सा इजी बन गया है, लेकिन इलेक्ट्रिकल का हमेशा से पेपर डिफ़िकल्ट ही रहा है। तो नंबर इनके इतना मतलब कम ही आते हैं, और उसी पे हो जाता है काफ़ी सारी चीज़ें। तो 714 काफ़ी बढ़िया स्कोर है। तो देखो हाई का कब गया है मेरे हिसाब से, और बहुत सारे लोग इसमें छोड़ेंगे कहीं और जाएंगे, और बहुत सारे कुछ नाम के लिए केवल अप्लाई किए थे। तो ये सब है। बाकी अगर जिनका नहीं हुआ है होप ना खोए, बाकी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे अभी ऑप्शन है तुम्हारे पास। तो अब है मैकेनिकल का। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का शायद 30 अप्रैल ही है, हाँ मैं सही हूँ। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का डिबॉगिंग टाइम 30 अप्रैल है। समय सबका 10 बजे ही है। लोकेशन अपना देख लेना इधर से। और इधर की बात करूँ मैं, तो भाई देखो, अब मैं मैकेनिकल से हूँ तो मुझे थोड़ा इसके बारे में एग्जैक्ट आइडिया है। 87, अगर 878 स्कोर है तुम्हारा तो नंबर गया है 77। 747 स्कोर है मतलब तुम्हारा नंबर है 74 के अप्रॉक्स। 869 स्कोर है मतलब तुम्हारा नंबर है 76। तो ये है ईडब्ल्यूएस, ये है अनरिजर्व, ये है ओबीसी। तो थोड़ा चलो मैं बढ़िया से बता देता हूँ। अगर मैं मार्क्स की बात करूँगा तो अनरिजर्व गया है 77, ईडब्ल्यूएस गया है 76, ओबीसी गया है 74। अब तुम्हें लगता है कि इनका कहीं और नहीं होगा? मैं लिख के देता हूँ, इनका बहुत जगह होगा, सब जगह होगा। जहाँ पे अगर इंटरव्यू होगा उसको छोड़ दो, क्योंकि उसमें बहुत सारी क्राइटेरिया ऐड हो जाती है कि कितने नंबर तुम पा रहे हो इंटरव्यू में वगैरह। जहाँ जहाँ इंटरव्यू नहीं है वो सब जगह इनका होगा। और ये श्योर है कि ये सीआईएल में नहीं रुकेंगे, मतलब क्या होगा, ये वाला सीट खाली होगा ही होगा तुम्हारा।
तो इसी तरह मैं सारे ब्रांच के मतलब मैं मैकेनिकल से प्रिडिक्ट कर रहा हूँ सारे ब्रांच के बारे में कि क्या बहुत हाई क्या है, क्या काफ़ी हाई है। इतना जनरली सही क्या नहीं जाता है, पर चला गया है क्योंकि इस बार कोई वैकेंसी कंफर्म नहीं थी, लोग श्योर नहीं थे, तो सारे ने अप्लाई किया यहाँ पे। तो भाई मैकेनिकल वाले तो बिल्कुल निराश ना हो अपना कि इतना हाई का कब गया, मेरा क्या होगा, अबे सब कुछ सब सही होगा, ये सारे छोड़ेंगे और तुम सब जाओगे। क्या जो होगा वो थर्ड लिस्ट में या तुम बोलो तो फोर्थ लिस्ट में काफ़ी कम आएगा और ये होगा। और एक बार देखो तुम इस बात को कि जितना इन्होंने नंबर ऑफ वैकेंसी निकाला था ना, उतना ही शॉर्ट लिस्टिंग भी करा है। तो थोड़ा सा देखते हैं आगे जैसे जैसे रिक्रूटमेंट बढ़ता है क्या क्या होता है। CIL इस बार बहुत दिन बाद मैकेनिकल के लिए आई थी, तो मुझे लग रहा था कि सीख बढ़ेगी, पर शायद अभी इस बार किया नहीं ज़्यादा। तो मैं भी शक अगले लिस्ट में कुछ हो जाए, अदरवाइज तो इतना तो कंफर्म ही है। और सी का और कम जाएगा ये श्योर है। तो चलो आगे देखते हैं। सिस्टम की बात करें तो सिस्टम का भी काफ़ी हाई गया है। इनका रिपोर्टिंग तुम देख रहे हो 5 मई को है। ठीक, का काफ़ी हाई है, सबका भी वही सीन है यार, ये का बहुत हाई गया है। अब इसमें तुम गलती निकाल नहीं सकते किसी का। देखो, अब इसी तरह ENT का भी देखो तो इनका भी कट ऑफ हाई गया है। तुम अपना यार और लोकेशन देख लेना। थोड़ा सा अब चलो बात करते हैं कि इतना ऐसा क्यों हुआ है। तो जैसे मैं वीडियो में बहुत पहले ही बता दिया कि क्यों हुआ है, पर फिर भी एक अच्छी तरह से देखते हैं कि देखो क्या था। जब CIL आया था तो NTPC का कोई नामो निशान नहीं था। ठीक है, उसके बाद NPCIL अभी आई है। नहीं, NPCI हो गया था, पर अदर का कोई ना ये नहीं था, श्योर नहीं था जॉब। और शॉक नोटिफिकेशन भी बहुत सारी जगह से नहीं आया हुआ था, तो लोग पैनिक में थे और रिक्रूटमेंट काफ़ी लेट भी हो रहा था। तो सबने क्या किया, फॉर्म फिल किया। फॉर्म जो फिल हुआ है, काफ़ी फॉर्म फिल हुआ है। और टॉप से लेकर बॉटम तक जितने भी रैंक थे, मान लो कि रैंक 1 छोड़ दो, शायद 1 तो पता नहीं किया है कि नहीं किया है, किया भी होगा, हो भी सकता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने अप्लाई किया है। तो मैं 1 छोड़ के सीधे टॉप बोल देता हूँ, टॉप से लेकर काफ़ी नीचे तक 4,000 के आसपास मान लो, 5,000 के आसपास मान लो, ये सारे लोगों ने अप्लाई किया है। तो पहले तो भाई टॉप का होगा ना, पहले टॉप का होगा फिर बॉटम पे आएगा। और चूंकि फॉर्म फिल सबने किया है तो पहले ऊपर का हो रहा है और हाईएस्ट वाले रैंक पे रुकेगा। तो पैनिक होने की बात नहीं है। देखो मैं बात करूँ तो इसका जो लिस्ट होता है, पिछली बार 6 लिस्ट तक आया था, मैकेनिकल नहीं था, बट CIL था, इलेक्ट्रिकल था, ये सब का 6 लिस्ट आया हुआ था। तो इस बार भी उम्मीद है कि इतना लिस्ट तक जाएगा तो सबका भला हो जाए। तो अब चलो बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रखना है तुम्हें तैयार, कि तुम रिजेक्ट ना हो। और क्या डॉक्यूमेंट्स अगर उस दिन तक तैयार नहीं होगा तो क्या हो सकता है, ये बता सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं, थोड़ा ऊपर जाते हैं। देखो, कॉपी ऑफ ईमेल ऑफ रिपोर्टिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। ईमेल की कॉपी मांगे है इसमें। उसके बाद आई कार्ड, मतलब तुम्हारे पास आधार, पैन, वोटर आई डी कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी हो तो चलेगा। आई कार्ड जनरली आधार कार्ड प्रीफर किया जाता है, तो ठीक है, आधार रख लेना। बॉन्ड बनाना है 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे। ठीक, तो ये हो, स्टाम्प बनाने का तरीका मैं बता सकता हूँ। ये कब कैसे होगा, कोई मुझे जिसके पास जिनका सिलेक्शन इसमें हुआ है उनके पास मेल पे इसका फॉर्मेट आएगा। तो तुम मुझे फॉर्मेट केवल भेजो, अपना पर्सनल डिटेल मत भेजो, केवल फॉर्मेट भेजो, फॉर्मेट केवल ब्लैंक होता है। और मैं उसको मैं पूरा फॉर्म फिल करके बताऊंगा कि स्टाम्प में क्या क्या होना चाहिए और कहाँ से बनाना है तुम्हें। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है नॉन जुडिशियल होना चाहिए।
इसका ही मतलब बताऊंगा नॉन जुडिशियल का क्या मतलब होता है और कैसे मिलेगा तुम्हें इस काम पे। तो क्या करना है तुम्हें कि टेलीग्राम का जो मैं यहाँ ग्रुप का लिंक दूंगा, वहाँ पे तुम भेजो, या टेलीग्राम पे भेजना तो टेलीग्राम पे भेजो, नहीं तो मुझे पर्सनली मैसेज कर दो। उस ग्रुप पे जाके पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो, और मैं उस पर एक वीडियो बना के लाऊंगा बॉन्ड बनवाने के लिए और ये सब करने के लिए। देखो क्या क्या होता है इसमें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बॉन्ड होता है, एटेस्टेशन फॉर्म होता है, उसके बाद आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। 3 चीज़ होता है, और ये 3 चीज़ में कैच क्या है, कैच देखो क्या है कि यहाँ पे भी तुम्हें गज़टी के ऑफिसर से साइन चाहिए, यहाँ पे भी तुम्हें गज़टी के ऑफिसर से साइन चाहिए, और यहाँ पे तुम जो नौकरी कराओगे उससे साइन चाहिए, ठीक है। मतलब 2 कॉपीज ऑफ आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, और दोनों गज़टी के ऑफिसर अलग अलग होने चाहिए। एक बार फिर से बात सुनो। तुम्हें बॉन्ड पेपर बनवाने हैं 100 रुपये के, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे। उसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म होगा, 2 कॉपी उसका चाहिए, और दोनों पे गज़टी के ऑफिसर के साइन चाहिए। यहाँ पे सेम गज़टी के ऑफिसर हो सकते हैं। और 2 कॉपी ऑफ आइडेंटिटी कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन दोनों यहाँ पे अलग होने चाहिए गज़टी के ऑफिसर, ठीक है। तो अगर कोई चाहता है कि मैं डिटेल में बताऊं, तो तुम 4, 5 और 6 तीनों का एक एक कॉपी मुझे टेलीग्राम पे भेजोगे, और मैं इस पे एक डिटेल वीडियो बना के लाऊंगा कि फॉर्म कैसे फिल करें, ये सारी फॉर्म कैसे फिल, क्योंकि देखो, जब तक तुम फॉर्म फिल नहीं करोगे तब तक गज़टी के ऑफिसर साइन नहीं करेगा, क्योंकि गज़टी के ऑफिसर में बताऊंगा कौन कौन हो सकते हैं ये सब चीज़ें। तो बेकार यही रहेगा कि तुम मुझे फॉर्म भेजो और फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। इसके अलावा देख लेते हैं क्या क्या है। 15 पासपोर्ट साइज का ये तो मैरिज डिक्लेरेशन फॉर्म तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, वहाँ पर कोई गज़टी के ऑफिसर नहीं चाहिए होता है। 10th का जो मार्कशीट वगैरह हो गया, पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, 12th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, बीके का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, सीजीपीए को परसेंटेज कन्वर्जन चाहिए, ये भी चाहिए। तो ये देखो क्या होता है, किसी के जो मार्कशीट होते हैं ना, उसके पीछे ही फॉर्मूला रहता है। जैसे कि आईआईटी और एनआईटी की बात करें, तो मुझे पता है कि उसके पीछे ही होता है फॉर्मूला। तो और जिसके कॉलेज के सर्टिफिकेट में नहीं होगा, मतलब मार्कशीट में नहीं होगा, तो उनका कॉलेज इशू करता है। तो कॉलेज के साइट से जाके तुम ले सकते हो ये फॉर्म, यस, क्या बोलते सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद ओबीसी एनसीएल, हाँ, ओबीसी एनसीएल चाहिए तुम्हें फाइनेंशियल ईयर का, जिस फाइनेंशियल ईयर में तुम्हारा नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। तो देख रहे हैं नोटिफिकेशन कब आया था, तो मेरे हिसाब से 2024 से 25 वाला फाइनेंशियल ईयर का ओबीसी ईडब्ल्यूएस चाहिए तुम्हें, ठीक है, क्योंकि वैलिड यही होता है। हाँ, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ये भी मैं बता दिया। हाँ, क्या ये, हाँ देखो, ये 2023-24 दिया हुआ है यहाँ पे, तो ठीक है। जो दिया है वो तुम्हें बनवा के ले जाना है, सीधी सी बात है, और पहले से होना भी चाहिए तुम्हारे पास। एनओसी चाहिए, अगर कोई यहाँ पे काम कर रहा है, जैसे कोई पीएसयू में काम कर रहा है, या कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा है, या स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहा है, सेमी गवर्नमेंट में काम कर रहा है, तो उसको ये चाहिए, या कहीं भी काम कर रहा है तो उसको एनओसी चाहिए कि तुम वहाँ से जॉब छोड़ चुके हो, उनको कोई आपत्ति नहीं है, ये सब चाहिए, तो तुम बनवा के ले जाओगे। उसके बाद देख 2024 का स्कोर कार्ड, इतना सारा डॉक्यूमेंट्स है। हाँ, मेरे हिसाब से इतना इनफ है। अगर जैसा मैं बताया तुम्हें कि अगर डिटेल में तुम्हें चाहिए एनालिसिस वो वाला, डीबी के लिए क्या क्या बनवाने वाला, 4, 5 और 6 नंबर पॉइंट, तो तुम मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो, मैं टेलीग्राम का लिंक यहाँ दे रहा हूँ। बगल में ही तुम्हें कीवर्ड दिख रहा है, और ये नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम का लिंक जो है ग्रुप ज्वाइन करो, और वहाँ मुझे मेल करो, मतलब मैसेज करो ये चीज़ें। फिर मैं जितना जल्दी हो सकता है 1 से 2 दिन के अंदर में उस पर एक वीडियो लेके आऊँगा कि फॉर्म फिल कैसे करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे
ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि अभी देखो क्या क्या आने वाला है। अभी आएगा एनकेपीसी, एनकेपीसी है, अभी सीआईएल का भी बहुत सारा लिस्ट आएगा, और भी बहुत सारे पीएसयू आने वाले हैं, तो सबके बारे में आएगा ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो चलो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद देखने के लिए। ऑल द बेस्ट।